Very good afternoon to everyone. Welcome to the Thought Tree. We are here with the Hindu analysis for 14th of Feb 2022. Your prelims question of the day is जुडिशियल रिव्यू को कौन से केस में बेसिक फीचर माना था सुप्रीम कोर्ट ने? जुडिशियल रिव्यू वाज डिक्लेयर्ड एज अ बेसिक फीचर बाय सुप्रीम कोर्ट इन विच केस? इंदिरा सोहनी केस, जुडिशियल रिव्यू केस, मिनर्वा मिल्स केस और केशवानंद भारती केस. तो इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है. ओके, मूविंग ऑन टू दी फर्स्ट न्यूज, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ. ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, यहाँ पर राइट टू लेबर की बात हो रही है. ऑक्यूपेशनल सेफ्टी इज इम्पॉर्टेंट, राइट? जहां भी आप काम करते हो वहां यू गेट अ सेफ एनवायरमेंट एंड हेल्दी एनवायरमेंट. It brings efficiency to you, right? You have right to life, right to work in a good environment. So occupational safety and health ensure करना बहुत ही जरूरी है. Recently एक रिपोर्ट आई है, recently the crushed report 2021, the crushed report 2021 released by Safe in India. So ये रिपोर्ट आपको पता होनी चाहिए क्योंकि न्यूज में है अभी. तो रिपोर्ट क्या है? क्रश्ड रिपोर्ट किस बारे में बताती है? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ के बारे में रैंकिंग देती है. और रिलीज कौन करता है? सेफ इन इंडिया. So crushed report Safe in India. It has reported that there is a very bad state of occupational safety and health in auto sector. Particularly जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है ना, ऑटोमोबाइल सेक्टर में इस रिपोर्ट की रेवलेशन आई है. इन्होंने बोला है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में, पर्टिकुलरली ऑटोमोबाइल की हम बात कर रहे हैं, वर्कर्स की जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है और ऑक्यूपेशनल हेल्थ है उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है. अब उससे क्या समझ आता है? जब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी नहीं है इसका मतलब दी वर्कर्स आर प्रोन टू इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, राइट? इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, कोई मशीन खराब हो गई, मशीन की वजह से कुछ लग गई है ना, या कुछ ब्लास्ट वगैरह हो जाता है इंडस्ट्रीज में. सो ये सारे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के थ्रेड्स हैं, है ना. आपको ऑक्यूपेशनल सेफ्टी इंश्योर करनी होगी अगर आप कोई एम्प्लॉयर हो तो. यू कैन नॉट टेक रिस्क ऑफ समवन्स लाइफ, राइट? बिकॉज यू आर एम्प्लॉइंग देम, यू नीड टू हैव ऑक्यूपेशनल सेफ्टी इन योर इंडस्ट्री, इन योर वर्क प्लेस. सो यहाँ पर रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है कि इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स काफी हुए हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स. एंड उसके बाद उन्होंने सजेशन दिया है कि क्या करने की जरूरत है पर्टिकुलरली ऑटोमोबाइल सेक्टर में. प्रॉपर जो है वो इंस्पेक्शन करने की जरूरत है. जैसे कई बार क्या होता है, काम हो रहा है, रूल्स हैं लेकिन फॉलो नहीं हो रहे क्योंकि इंस्पेक्शन नहीं हो रहा, कोई देखने नहीं आ रहा कि फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा, राइट? सो इंस्पेक्शन प्रॉपरली होना जरूरी है. ये आपके लिए मेंस का भी टॉपिक हो सकता है, ऐसे का भी टॉपिक हो सकता है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ. तो प्रॉपर इंस्पेक्शन होना चाहिए एंड रिकॉर्डिंग वगैरह होनी चाहिए. रिकॉर्डिंग किस चीज की? रिकॉर्डिंग ऑल डेटा, सारी इंफॉर्मेशन, कैसे कैसे फैक्ट्री में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, क्या सेफ्टी नेट्स हैं, है ना, वर्कर्स की क्या क्या पूरी जो डिटेल है, किसी को कोई हार्म पहुंचाए तो वो सब रिकॉर्डेड होना चाहिए ताकि वर्कर्स की सेफ्टी इंश्योर हो सके. आप उनके ह्यूमन राइट्स उनसे नहीं छीन सकते, राइट? एंड देन वी हैव दिस कंसेप्ट, ये आपके लिए पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, नीड फॉर कोलेबरेटिव फेडरलिज्म. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हमने देखा. फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म हम उसको बोलते हैं जिसमें हम पार्ट्स का डिवीजन करते हैं, है ना. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हम बोलते हैं कि पार्ट्स तो डिवाइडेड है लेकिन हम एक साथ काम करेंगे ना, एकजुट होकर, सेंटर और स्टेट्स. सो नीड फॉर कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म, यहाँ पर एक नई टर्म आई है, कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म. सो सुप्रीम कोर्ट ने अब यहाँ एक केस का नाम मेंशन्ड है, इस केस को आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में भी लिख सकते हो. Supreme Court in NCT of Delhi versus Union of India 2018 case. It is a very recent case, so it becomes important. If you write it in your answers, that would fetch you marks. And NCT of Delhi versus Union of India, NCT of Delhi versus Union of India 2018 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी डेफिनेशन दी, नीड फॉर कोलेबरेटिव फेडरलिज्म. अब उन्होंने क्या बोला? कोलेबरेटिव फेडरलिज्म क्या है? इट इज बेसिकली नेगोशिएशन एंड कोऑर्डिनेशन so that differences which may arise between center and state governments can be solved out in their respective domains. जैसे स्टेट के अपने सब्जेक्ट होते हैं, सेंटर के अपने सब्जेक्ट होते हैं, दोनों के कॉमन सब्जेक्ट्स भी होते हैं. तो सेंटर और स्टेट जब साथ में काम कर रहे हैं तो उनके जो डिफरेंसेस अगर कुछ क्रिएट होते हैं तो उनको नेगोशिएशन से एंड कोऑर्डिनेशन से सॉल्व किया जा सके,
है ना, साथ में काम कर रहे हैं, वो तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। लेकिन अगर कोई इशू अराइज होता है तो साथ में मिलकर उसको सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म। कोऑर्डिनेशन एंड नेगोशिएशन से किसी प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सकें। अब यहाँ पर आर्टिकल में ये हाईलाइट किया था न्यूज में कि नीड फॉर कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म, नीड क्या है इसकी। बेसिकली आप देख रहे होंगे आज के टाइम पे बहुत सारे लेजिस्लेशंस ऐसे होते हैं जिन पे सेंटर और स्टेट का जो है वो डिफरेंसेस होते हैं, है ना, डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, दे आर नॉट यूनानिमस इन देयर ओपिनियन। सो एज वी आर मूविंग फॉरवर्ड, बहुत सारी नई नई चीजें हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, नए डोमेन्स में लेजिस्लेट कर रहे हैं, नए डोमेन्स में लेजिस्लेशंस बना रहे हैं। सो इट इज वेरी ऑब्वियस कि सेंटर और स्टेट की जो गवर्नमेंट से अगर सेम भी है तो भी डिफरेंसेस हो सकता है। कई बार सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होती है और स्टेट गवर्नमेंट अलग होती है, उसकी वजह से भी होता है, लेकिन सेम गवर्नमेंट है तो भी डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो उनको हम कोलेबरेटिव मेथड से और नेगोशिएशन से और कोऑर्डिनेशन से ही सॉल्व कर लें, है ना, कोर्ट केस जाने की जरूरत ना पड़े, जिसको नेगोशिएशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी केसेस को हम कोर्ट से बाहर ही सॉल्व कर लें। पहले इंडियन कोर्ट्स में इतने केसेस हैं, इतने केसेस पेंडिंग हैं, अब अगर गवर्नमेंट भी अपने सारे केसेस वहां ले जाएंगी तो दैट वुड बी रियल बर्डन ऑन इंडियन जुडिशरी। सो हम क्या करें, अल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म्स के थ्रू सेंटर और स्टेट के डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर सके। तो कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म की जरूरत बढ़ती जा रही है ना इंडिया में। आपने देखा होगा कोई भी, अब जैसे कर्नाटका में आपने वो हिजाब वाली कंट्रोवर्सी सुनी होगी। सो स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है इशूज को लेके। तो जिन मैटर में सेंटर बना सकता है लॉज वो तो बनाते हैं, जिनमें स्टेट बना सकते हैं वो बनाते हैं, लेकिन जो कॉमन है, ठीक है, दे नीड टू वर्क फॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। बट even if they are working for cooperative federalism, there are chances that some controversy can arise, right? So that controversy should be resolved amicably. That is what the concept of collaborative federalism. Then we have fab manufacturing. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने कॉन्टिन्यूसली ये डिस्कस किया है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो एक रॉ मटेरियल यूज होता है जिसको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन पेंडेमिक के टाइम पे बहुत अफेक्ट हो गया था। आप पूछोगे कि और भी चीजें अफेक्ट हुई थी, तो इसी पे इतना क्यों ध्यान दिया जा रहा है? क्योंकि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बनाने में, सेटअप करने में और फिर प्रोड्यूस करने में बहुत टाइम लगता है। इमीडिएट इंडस्ट्री नहीं है ये इमीडिएट इंडस्ट्री नहीं है, टाइम लगता है बनाने में। तो एक अच्छी स्ट्रेटजी चाहिए ताकि जो शॉर्टफॉल हुआ है सप्लाई में उसको मीट किया जा सके, राइट? सो इंडिया में ही नहीं, यूरोपियन यूनियन वगैरह जैसी यूरोपियन कंट्रीज जैसी जगह पे भी शॉर्टफॉल हुआ है बिकॉज पैंडेमिक वाज एवरीवेयर। सो फैब मैन्युफैक्चरिंग एक आज न्यूज आई है। फैब मैन्युफैक्चरिंग आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है सीधा, फैब मैन्युफैक्चरिंग क्या है? अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दैट मेक्स सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को बनाता है। सो दैट इज फैब मैन्युफैक्चरिंग, राइट? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया की जो डिपेंडेंस है चाइना पे सेमीकंडक्टर्स के लिए, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज भी इसको प्रोड्यूस करती हैं, जैसे ताइवान हो गया, इंडोनेशिया हो गया, चाइना हो गया ना, तो उन पे हमको अपनी डिपेंडेंस कम करनी है। हम हमारे यहाँ फैब मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर रहे हैं ताकि सेमीकंडक्टर्स के प्रोडक्शन में जो शॉर्टफॉल हुआ है उसको हम मीट कर सकें अकॉर्डिंग टू द डिमांड इन द इकोनॉमी। सेम काम यूरोपियन यूनियन भी कर रहा है। आपको पता है हमने लिथुआनिया वाला केस डिस्कस किया था। लिथुआनिया जो एक यूरोपियन कंट्री है, छोटी सी, है ना, उसने क्या किया था कि ताइवान की एक एम्बेसी को अपने ऑफिस खोलने के लिए, डिप्लोमेटिक ऑफिस खोलने के लिए परमिशन दे दी थी। जब आप ऐसा करते हो तो आप ये रिकॉग्नाइज करते हो कि सामने वाली जो कंट्री है वो सोवरीन है ना, एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, जबकि चाइना उसको अपना ही प्रोविंस मानता है। ताइवानीज अब इंडिपेंडेंट चाहते हैं लेकिन चाइना नहीं चाहता। चाइना बोलता है हमारा इंटीग्रल पार्ट है। तो चाइना और लिथुआनिया के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। लिथुआनिया कैन फेस सैंक्शंस और फेस किए भी है। चाइना बोल रहा है आपने ऐसा कैसा कर दिया, आपने कैसे हमारे इंटीग्रल प्रोविंस को सोवरेन डिक्लेयर कर दिया, इसका मतलब आप ये कह रहे हो ये हमसे अलग है, लेकिन हमारे ही पार्ट है। तो बेसिकली यूरोपियन यूनियन चाह रहा है कि वो चाइना पे डिपेंड ज्यादा ना रहे सेमीकंडक्टर्स के लिए, क्योंकि सैंक्शंस कभी भी फेस करने पड़ सकते हैं, है ना। तो और इंडिया भी ये चाहता है कि चाइना और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस पे ज्यादा डिपेंडेंसी ना हो। सो फैब मैन्युफैक्चरिंग इज दैट। एंड फैब मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम एस्टैब्लिश हो जाते हैं तो हम डिजाइन भी कर सकेंगे उसको, हमको डिजाइन्स भी कॉपी करने की, री इंजीनियर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वी कैन इंक्रीज आवर स्ट्रेंथ इन डिजाइनिंग एज वेल। देन देयर इज अ नेम गिवन हियर, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन। इंडिया
Electronics and Semiconductor Association is exploring the opportunity of start supplying raw materials for that. यहाँ पर एक एसोसिएशन का नाम दिया आपको, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन। ये कोशिश कर रहा है कि ये जो फैब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इनको सेटअप करने के लिए जो रॉ मटेरियल वगैरह चाहिए वो प्रोवाइड किया जा सके। तो फैब मैन्युफैक्चरिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव अ न्यूज ऑफ बर्ड मॉनिटरिंग। कर्नाटका में बर्ड मॉनिटरिंग काफी लार्ज स्केल पे हो रही है। सो बर्ड मॉनिटरिंग से हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है फिगर्स कितने बर्ड्स को कवर कर रहे हैं क्या है। बर्ड मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, हमको ये समझना जरूरी है कि स्पीशीज को एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज कैसे अफेक्ट कर रही है। आप उनके हैबिटाट को कॉलोनाइज कर रहे हो, ठीक है, पहले जहां वो रहते थे अब आप वहां रह रहे हो, तो वो कहाँ जाएंगे। तो हैबिटेट लॉस की वजह से स्पीशीज का लॉस हो रहा है, और अगर ये जो मास एक्सटिंक्शन है अगर ये नहीं रुका तो दैट वुड बी अ ग्रेट लॉस टू आवर बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो हैबिटेट लॉस को बचाने के लिए हम बर्ड मॉनिटरिंग, दूसरी मॉनिटरिंग भी करते हैं, ओके, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाते हैं। ये सारे मेजर्स क्या हैं स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, टू कंजर्व इकोलॉजी, टू कंजर्व इकोसिस्टम, टू कंजर्व फ्लोरा फौना। सो बर्ड मॉनिटरिंग इज इंपॉर्टेंट क्योंकि बर्ड भी इंटीग्रल पार्ट है हमारी इकोसिस्टम का, ठीक है। बर्ड्स के बिहेवियर्स भी चेंज हो रहे हैं, उनका माइग्रेटरी पैटर्न चेंज हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, और कई हैबिटेट लॉस भी हो रहे हैं, तो हमको वो रोकना है। क्लाइमेट चेंज कुड बी वेरी सीवियर टू अस। अभी हमारे ऊपर उसका इतना इमीडिएट इफेक्ट नहीं दिख रहा है, इसलिए हम चिल हैं कि नहीं चलो करने दो, जो भी हम तो डेवलपमेंट करेंगे। जब हमारे पास इतना नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस उसका देखने को मिलेगा, मिल ही रहा है ना, आप देख लो इंडोनेशिया को अपनी पूरी कैपिटल शिफ्ट करनी पड़ी है। जब हमारे कोस्टल एरियाज के आसपास सी लेवल राइज करने लगेगा तो दैट वुड बी अ ग्रेट बर्डन कि अब क्या किया जाए, क्योंकि जो वहां पर लोग रह रहे हैं उनको कैसे शिफ्ट किया जाए, है ना, कहाँ जाएंगे वो लोग। तो आप सोचो कि इतने सारे लोग जब अफेक्ट हो रहे हैं तो वैसे ही बर्ड्स भी, एनिमल्स भी, स्पीशीज भी अफेक्ट हो रही है, तो उनको मॉनिटर करना, क्लाइमेट चेंज को रोकना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दैट इज बर्ड मॉनिटरिंग। इट इज इंपॉर्टेंट टू ट्रैक द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन स्पीशीज। न्यूज आज कुछ ज्यादा है नहीं, पॉलिटिकल न्यूज ही अभी आ रही है। अच्छा, यहाँ पर जो हम ये देख रहे हैं डिजाइन वाली बात, मैंने एक वर्ड यूज किया था, री इंजीनियरिंग। री इंजीनियरिंग क्या होती है? जब आपके पास किसी चीज की ओरिजिनल डिजाइन आपको बनानी आती नहीं है, आप किसी से कोई टेक्नोलॉजी खरीदते हो, जैसे डिफेंस में इंडिया काफी करता था, अब तो हम भी डेवलप करने लग गए। हमने खरीद लिया, री इंजीनियरिंग की, हमने क्या किया, उसके डिजाइन को स्टडी किया और बना लिया, अपनी ओरिजिनल डिजाइन नहीं है ना। तो अगर हम ये मैन्युफैक्चर कर लेते हैं तो सेमीकंडक्टर्स में हम री इंजीनियरिंग कम करेंगे, यानी हम अपने डिजाइन पे काम कर सकते हैं। इसी का आजकल एक नया वर्ड चल रहा है, स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजी। स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजी, तो स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजी भी आप देख सकते हो कि आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर री इंजीनियरिंग। तो स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या होती है कि किसी प्रोडक्ट से ही दूसरा प्रोडक्ट बन रहा है ना, किसी प्रोडक्ट का एक्सटेंशन है, किसी टेक्नोलॉजी का एक्सटेंशन है, वो टेक्नोलॉजी ओरिजिनल नहीं है, राइट। जैसे अभी तेजस के से रिलेटेड ये न्यूज थी, तेजस जो हमारा फाइटर एयरक्राफ्ट है उसमें ऑक्सीजन बनाने की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, टेक्नोलॉजी जो वहाँ पर उसमें इम्प्लांटेड है, तो हम उसी को यूज़ कर रहे हैं अपने कोविड प्रोटेक्शन के लिए कि हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स मंगवाने की बजाय खुद ही जनरेट कर लें हॉस्पिटल्स में, तो उस टेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर रहे हैं। तो वो क्या हो जाएगी, स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजी या री इंजीनियरिंग, है ना, सेम डिज़ाइन को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन था जुडिशियल रिव्यू को बेसिक फीचर कौन से केस में डिक्लेयर किया गया था। इंदिरा साहनी केस बिल्कुल नहीं है। जुडिशियल रिव्यू केस, अगर आपने ये समझ के कि सेम वर्ड है और आपने इसको सही किया है तो आप बहुत ज़्यादा चांसेस है कि प्री में भी ऐसे ही ट्रैप हो गए। ऐसा कोई केस आपने पढ़ा है अभी तक, है ना, ये सिर्फ आपको ट्रैप करने के लिए दिया गया। आंसर इज मिनर्वा मिल्स केस 1980। मिनर्वा मिल्स केस 1980। मिनर्वा मिल्स केस में आर्टिकल आप 39 क्लॉज बी क्लॉज सी वाला भी पढ़ा होगा आपने केस, और मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक फीचर। अच्छा, बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फीचर के बारे में आपको ये जानना है कि बेसिक फीचर की डेफिनेशन ना तो अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है ना सुप्रीम कोर्ट ने दी है। बस बेसिक फीचर क्या क्या है,
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको डिफाइन किया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये बेसिक फीचर में आता है जिसको आप अमेंड नहीं कर सकते, है ना। लेकिन वो डेफिनेशन ऐसा कुछ भी नहीं है। केशवानंद भारती केस हर इंपॉर्टेंट डिसीजन इंडिया का केशवानंद भारती केस नहीं देता, ओके। केशवानंद भारती केस ने बेसिक फीचर का डॉक्ट्रिन दिया था, लेकिन जुडिशियल रिव्यू को बेसिक फीचर डिक्लेयर मिनर्वा मिल्स केस ने किया था। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, जैसे हम जो इंडिया की सिस्टम है, डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना, वी आर रिस्पॉन्सिबल, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, एंड पार्लियामेंट भी ऐसे लॉज लेजिस्लेट नहीं कर सकती जो कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीच करे। तो वी हैव अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। अब इन चेक्स एंड बैलेंसेस को इंश्योर करता है जुडिशियल रिव्यू। कैसे इंश्योर करता है, अगर कोई ऐसा लेजिस्लेशन है विच इज वायोलेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट उसको जुडिशियल रिव्यू के तहत, यानी जुडिशरी उसको रिव्यू कर सकती है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है, और अगर नहीं है तो इट कुड बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सो दैट इज जुडिशियल रिव्यू, राइट। एंड दैट वाज इट फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। एंड इकोनॉमिक सर्वे के भी हर चैप्टर के डिटेल्ड एनालिसिस आपको चैनल पे मिल जाएंगे। तो प्लीज डू लाइक अस, शेयर अस एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।